गुड मॉर्निंग। आज हम दृष्टि क्विक बुक से भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार पढ़ते हैं। भूमिका। 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई, वह पूर्ण रूप से एक व्यापारिक कंपनी थी। 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी, वह पूर्ण रूप से एक व्यापारिक कंपनी थी। किंतु कालांतर में भारत की कमजोर राजनीतिक स्थिति और व्याप्त अराजकता का लाभ उठाते हुए कंपनी ने सशस्त्र व्यापार नीति का अनुसरण किया। 1764 बक्सर का युद्ध तक अंग्रेज अपनी अधिकांश यूरोपीय तथा बंगाल जैसे प्रमुख देशी प्रतिद्वंदियों का उन्मूलन कर चुके थे, अतः भारत अब ब्रिटिश विस्तार के लिए एक मुक्त क्षेत्र था। अंग्रेजों ने अपनी भारत विजय के दौरान कुछ महत्वपूर्ण सबक सीखे, जिनका ब्रिटिश शक्ति के विस्तार में भी अनुसरण किया। अंग्रेजों का विश्वास था कि भारत में एक ठोस राष्ट्रवादी विचारधारा के अभाव में वे भारतीय शासकों के आपसी झगड़ों का फायदा उठाकर अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। इसी नीति का अनुसरण करते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में क्षेत्रीय विस्तार किया। ब्रिटिश शक्ति के विस्तार में निहित कारण। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना चरणबद्ध रूप से हुई। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के लिए मुख्यतः 5 व्यक्ति, लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, डलहौजी प्रमुख रूप से उत्तरदायी थे। ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के लिए 5 व्यक्ति उत्तरदायी थे: लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली और डलहौजी। इन्होंने तत्कालिक भारतीय परिस्थितियों का लाभ उठाकर केंद्रीय सत्ता का अभाव, राजनीतिक अस्थिरता और दूरदर्शिता ब्रिटिश शक्ति के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेज गवर्नरों द्वारा भारत के क्षेत्र में विस्तार के संदर्भ में कहा जाता है, क्लाइव ने भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव डाली। हेस्टिंग्स ने उस नींव को मजबूत किया। कॉर्नवालिस ने इमारत खड़ी करनी प्रारंभ की। वेलेस्ली ने उस इमारत को पूरा किया और बाद के गवर्नर जनरलों ने उसे अंतिम शक्ल प्रदान की। अंग्रेज गवर्नरों द्वारा भारत में क्षेत्र विस्तार के संदर्भ में कहा जाता है कि क्लाइव ने भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव डाली। वारेन हेस्टिंग्स ने उस नींव को मजबूत किया। कॉर्नवालिस ने इमारत खड़ी की। वेलेस्ली ने उस इमारत को पूरा किया और बाद के गवर्नर जनरल ने उसे अंतिम शक्ल प्रदान की। अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं के साथ विजय अथवा कूटनीति के उद्देश्य से कई छोटे-बड़े युद्ध किए। अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं के साथ विजय अथवा कूटनीति के उद्देश्य से कई छोटे-बड़े युद्ध किए और 1857 तक अपनी कूटनीति, षड्यंत्रों, रणनीति और युद्धों से संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया। सामाजिक धार्मिक दृष्टि से भारत विभिन्न वर्गों, जातियों, संप्रदायों में विभक्त था, जिसके कारण उनकी वफादारी केवल अपनी जाति एवं क्षेत्र तक सीमित रही। फलतः ब्रिटिश के विरुद्ध वे एकजुट होकर बड़ा प्रतिरोध नहीं कर सके। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने रणनीतिक युद्धों के साथ साथ भारत पर प्रभुत्व बनाए रखने हेतु 3 प्रमुख नीतियां अपनाई, जो निम्न हैं: क्लाइव की द्वेष शासन की नीति, वेलेस्ली की सहायक संधि की नीति, डलहौजी की बैकवर्ड सिद्धांत की नीति। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने रणनीतिक युद्धों के साथ साथ भारत पर प्रभुत्व बनाए रखने हेतु 3 प्रमुख नीतियां अपनाई: लॉर्ड क्लाइव की द्वेष शासन की नीति, वेलेस्ली की सहायक संधि की नीति और लॉर्ड डलहौजी की बैकवर्ड सिद्धांत की नीति। लॉर्ड क्लाइव का द्वेष शासन। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 का परिणाम बंगाल विजय के रूप में सामने आया। बंगाल मीर जाफर की महत्वाकांक्षा के कारण अराजकता की ओर अग्रसर हुआ। वही लॉर्ड क्लाइव ने आंतरिक संघर्ष का लाभ उठाकर कूटनीतिक षड्यंत्रों से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को युद्ध में परास्त किया। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 के पश्चात हुई इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। कालांतर में बंगाल के नवाब नजमुद्दौला से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी और निजामत भी प्राप्त हो गई। ध्यातव्य हो कि दीवान और सूबेदार मुगल कालीन प्रांतीय प्रशासन के स्तर पर 2 प्रमुख अधिकारी होते थे। दीवान और सूबेदार
मुगल कालीन प्रांतीय प्रशासन के स्तर पर दो प्रमुख अधिकारी होते थे, दीवान से दीवानी से अभिप्राय भूमिकर वसूल करना और भूमिकर संबंधी दीवानी मुकदमों का निर्णय करना। भूमिकर वसूल करना और दीवानी मुकदमों का निर्णय करना भूमिकर से संबंधित, जबकि सूबेदारी या निजामत का अभिप्राय आंतरिक सुरक्षा, शांति, सुव्यवस्था, न्याय व्यवस्था, फौजदारी मुकदमों का निर्णय करना आदि होता था। सूबेदारी या निजामत का अभिप्राय होता था आंतरिक सुरक्षा, शांति, सुव्यवस्था, न्याय व्यवस्था और फौजदारी मुकदमों का निर्णय करना। कंपनी दीवानी और निजामत के कार्यों का निष्पादन अपने भारतीय अधिकारियों के माध्यम से करती थी। दीवानी कार्यों के लिए कंपनी ने बंगाल में रजा खां दीवानी कार्यों के लिए कंपनी ने बंगाल में रजा खां, बिहार में शिताब राय, उड़ीसा में राय दुर्लभ को दीवान नियुक्त किया। उपरोक्त व्यवस्था के अतिरिक्त बाकी व्यवस्थाएं पूर्ववत ही बनी रहीं। नवाब के अधिकारी और कर्मचारी प्रशासन में दीवानी कार्यों को छोड़कर शेष समस्त कार्य पूर्ववत ही संपन्न करते रहे। इस प्रकार बंगाल में एक ही समय में दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं चलने लगी। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों को अलग कर दिया गया। इस प्रकार ब्रिटिश कंपनी बंगाल की वास्तविक शासक थी। हालांकि बंगाल का शासक नवाब ही था और प्रशासन का उत्तरदायित्व भी उसी के हाथों में था, किंतु नवाब के समस्त अधिकार छीन लिए गए। वह अब एक स्वतंत्र शासक नहीं था, अपितु वह कंपनी की अनुकंपा और वार्षिक अनुदान पर निर्भर हो गया। बंगाल में लॉर्ड क्लाइव द्वारा लागू इस व्यवस्था को ही द्वैत शासन व्यवस्था, दोहरी शासन व्यवस्था कहते हैं। द्वैत शासन स्थापित करने के कारण बक्सर युद्ध 1764 की विजय के पश्चात कंपनी यदि सीधे ही सत्ता हाथ में ले लेती तो कंपनी का वास्तविक साम्राज्यवादी चेहरा जनता के समक्ष आ जाता। बक्सर युद्ध की विजय के पश्चात कंपनी यदि सीधे ही सत्ता हाथ में ले लेती तो कंपनी का वास्तविक साम्राज्यवादी चेहरा जनता के समक्ष आ जाता, जिससे स्थानीय विद्रोह भड़कने तथा अन्य विदेशी प्रतिद्वंदियों के एकजुट होने का अंदेशा था। कंपनी को मुगल बादशाह से दीवानी अधिकार तो मिल गए, किंतु अन्य विदेशी कंपनियां उसके इन अधिकारों को चुनौती देते हुए कर देने से मना कर सकती थी। कंपनी को मुगल बादशाह से दीवानी अधिकार तो मिल गए, किंतु अन्य विदेशी कंपनियां उसके इन अधिकारों को चुनौती देते हुए कर देने से मना कर सकती थी। कंपनी के पास उस समय इतना पर्याप्त संख्या बल नहीं था कि वह कंपनी के कार्यों के साथ साथ बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था संभाल सके। साथ ही कंपनी के पास जो कर्मचारी और अधिकारीगण थे वे स्थानीय रीति रिवाज और परंपराओं से अनभिज्ञ थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस समय प्रादेशिक नियंत्रण करने की अपेक्षा अधिकाधिक आर्थिक लाभ की आकांक्षा रखते थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस समय प्रादेशिक नियंत्रण करने की अपेक्षा अधिकाधिक आर्थिक लाभ की आकांक्षा रखते थे। सीधे प्रशासनिक उत्तरदायित्व लेने पर आर्थिक लाभ में कमी की भी संभावना थी। इसके अतिरिक्त राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने पर उन्हें इंग्लैंड की संसद के हस्तक्षेप का भी भय था। द्वैत शासन से ब्रिटिश कंपनी को लाभ। ब्रिटिश कंपनी को प्रशासकीय सुविधा। बंगाल में जिस समय द्वैत शासन स्थापित किया गया उस समय की परिस्थितियों के अनुसार वह उचित था। ब्रिटिश कंपनी को इससे प्रशासकीय सुविधा मिली। द्वैत शासन से कंपनी का प्रशासकीय कार्यभार अत्यंत कम रहा और बंगाल पर उसका पूर्ण नियंत्रण बना रहा। बाहरी संघर्ष से बचाव। ब्रिटिश कंपनी यदि बंगाल के नवाब को पृथक कर स्वयं शासन चलाती बाहरी संघर्ष से बचाव। ब्रिटिश कंपनी यदि बंगाल के नवाब को पृथक कर स्वयं शासन चलाती तो उस समय अन्य यूरोपीय कंपनियों तथा भारतीय शासकों के विरोध का कारण बन सकता था। परिणामतः भारतीय शासकों और यूरोपीय कंपनियों के सम्मिलित विरोध का सामना कर पाना कंपनी के लिए लगभग असंभव जैसा होता था। ब्रिटिश कंपनी यदि बंगाल के नवाब को पृथक कर स्वयं शासन चलाती तो उस समय अन्य यूरोपीय कंपनियों और भारतीय शासकों के विरोध का कारण बन सकता था। परिणामतः भारतीय शासकों और यूरोपीय कंपनियों के सम्मिलित विरोध का सामना कर पाना कंपनी के लिए लगभग असंभव जैसा होता। आर्थिक लाभ। ब्रिटिश कंपनी यदि स्वयं प्रशासन चलाती तो उसे नवीन अधिकारी और कर्मचारी उच्च वेतन पर रखने पड़ते। इससे आर्थिक भार में वृद्धि होती। नवाब के कम वेतन के कर्मचारियों द्वारा प्रशासन चलाए जाने से और प्रशासन व अन्य व्यय के लिए नवाब को प्रतिवर्ष निर्धारित धन राशि देने से ब्रिटिश कंपनी को उल्लेखनीय आर्थिक बचत हुई। द्वैत शासन से बंगाल पर प्रभाव। उत्तरदायित्व का अभाव। द्वैत शासन का सबसे गंभीर दोष यह था कि बंगाल में उत्तरदायित्व रहित अधिकार और अधिकार रहित उत्तरदायित्व का दूषित वातावरण बन गया। द्वैत शासन का सबसे गंभीर दोष यह था कि बंगाल में उत्तरदायित्व रहित अधिकार और अधिकार रहित उत्तरदायित्व का दूषित वातावरण बन गया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा का समस्त भूमि कर नवाब के भारतीय अधिकारियों द्वारा वसूल कर बंगाल, बिहार और उड़ीसा
का समस्त भूमि कर बंगाल के नव बंगाल, बिहार और उड़ीसा का समस्त भूमि कर नवाब की भारतीय अधिकारियों द्वारा वसूल कर कंपनी के कोष में जमा किया जाने लगा। सुरक्षा व्यवस्था के लिए सेना कंपनी की होती थी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए सेना कंपनी की होती थी, जबकि कंपनी पर प्रशासन का कोई उत्तरदायित्व नहीं था। शासन प्रबंध नवाब के अधिकारी ही करते थे, किंतु इन व्यवस्थाओं के लिए उनके पास राजकोष या धन नहीं था। इस प्रकार द्वैत शासन में सत्ता, अधिकार और धन कंपनी के पास थे और समस्त उत्तरदायित्व नवाब पर आरोपित कर दिए गए। शोषण, कुप्रशासन और अराजकता। बंगाल का राजकोष और सेना कंपनी के अधिकार में थी। बंगाल का राजकोष और सेना कंपनी के अधिकार में थी, जिसका उन्होंने पूरा रणनीतिक फायदा उठाया, किंतु प्रशासन की ओर कंपनी ने जरा भी ध्यान नहीं दिया। इससे शांति और न्याय व्यवस्था बिगड़ गई। कंपनी के पास धन, सत्ता और अधिकार थे, किंतु जनता के प्रति उन्हें सहानुभूति नहीं थी। परिणामतः राज्य में अराजकता का वातावरण बन गया। कृषि का पतन। द्वैत शासन के दौरान कृषि व्यवस्था को क्षति पहुंची। द्वैत शासन के दौरान कृषि व्यवस्था को क्षति पहुंची क्योंकि इस दौरान राजस्व वसूली का कार्य अधिकाधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति को ठेके पर दिया जाने लगा। द्वैत शासन के दौरान कृषि व्यवस्था को क्षति पहुंची क्योंकि इस दौरान राजस्व वसूली का कार्य अधिकाधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति को ठेके पर दिया जाने लगा। इस व्यवस्था का दुष्परिणाम यह हुआ कि भार में वृद्धि हुई और वसूली भी कठोरतापूर्वक की जाने लगी। परिणामतः कृषकों का शोषण प्रारंभ हो गया। इस तरह की कृषि अवनति का गंभीर प्रभाव वर्ष 1770 के अकाल के दौरान देखा गया, जब बंगाल में जान माल की व्यापक हानि हुई। उद्योग धंधों का पतन। द्वैत शासन का गंभीर प्रभाव व्यापार और वाणिज्य की अवनति के रूप में भी प्रकट हुआ। द्वैत शासन का गंभीर प्रभाव व्यापार और वाणिज्य की अवनति के रूप में भी प्रकट हुआ। 1717 से कंपनी को जारी कर मुक्त व्यापार व्यवस्था से कंपनी का बंगाल के व्यापार पर एकाधिकार हो गया। उद्योग धंधों का पतन। द्वैत शासन का गंभीर प्रभाव व्यापार और वाणिज्य की अवनति के रूप में भी प्रकट हुआ। 1717 से कंपनी को जारी कर मुक्त व्यापार व्यवस्था से कंपनी का बंगाल के व्यापार पर एकाधिकार हो गया, जो बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना के बाद और बढ़ गया। इस अधिकार का दुरुपयोग कंपनी के अधिकारियों ने बंगाल के व्यापारियों तथा उत्पादकों से कम मूल्य पर वस्तुएं खरीदने में किया, जिससे स्थानीय व्यापारियों की स्थिति बदतर हो गई। कंपनी ने इंग्लैंड के कपड़ा उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए बंगाल के कपड़ा उद्योग को हतोत्साहित किया। वस्तुतः बंगाल में कच्चे रेशम के उत्पादन का तो समर्थन दिया गया, लेकिन बुनकरों को कम दाम पर कंपनी के साथ कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। इसके अलावा व्यापार पर एकाधिकार बढ़ने से भारतीय उत्पादकों शिल्पकारों के लिए कार्य करना अब लाभप्रद नहीं रह गया, अतः वे उत्पादन प्रक्रिया से दूर होकर कृषि मजदूर मात्र बनकर रह गए, जिससे कृषि पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा। द्वैत शासन की आलोचना करते हुए सुप्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार पर्सिवल एस्पियर ने इसे खुली और निर्लज्जतापूर्ण लूटपाट का युग बताया। द्वैत शासन की आलोचना करते हुए ब्रिटिश इतिहासकार पर्सिवल एस्पियर ने इसे खुली और निर्लज्जतापूर्ण लूटपाट का युग बताया। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन समाप्त कर दिया। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन समाप्त कर दिया। लॉर्ड बेलेस्ली की सहायक संधि। लॉर्ड बेलेस्ली ने 1798 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। लॉर्ड बेलेस्ली 1798 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। लॉर्ड बेलेस्ली साम्राज्यवादी विचारधारा के अंतर्गत कंपनी को भारत की सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता था। कंपनी को भारत की सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता था और भारतीय शासकों के दरबारों में सक्रिय सेनाओं में फ्रांसीसी अधिकारियों के बढ़ते प्रभाव को नष्ट करना चाहता था। भारतीय शासकों के दरबार में सक्रिय और सेना में फ्रांसीसी जो अधिकारी थे उसको नष्ट करना चाहता था। उपरोक्त वर्णित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए बेलेस्ली ने सहायक संधि की नीति का अनुसरण किया। उसने भारतीय राज्यों के साथ सहायक संधि करके कंपनी के राज्य का विस्तार कर फ्रांसीसी प्रभाव को समाप्त किया। स्मरणीय है कि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने सर्वप्रथम सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग करते हुए भारतीय नरेशों को सहायता देने और बदले में उनसे धन लेने की शुरुआत की थी, परंतु सहायक संधि को व्यावहारिक रूप से बेलेस्ली ने ही दिया। स्मरणीय है कि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने सर्वप्रथम सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग करते हुए भारतीय नरेशों को सहायता देने और बदले में उनसे धन लेने की शुरुआत की थी, परंतु सहायक संधि को व्यावहारिक रूप से बेलेस्ली ने ही दिया। सहायक संधि का अर्थ और विकास। सहायक संधि का सामान्य अर्थ होता है दो या दो से अधिक शक्तियों के बीच अपनी सुरक्षा हेतु आपसी समझौता।
सहायक संधि का सामान्य अर्थ होता है दो या दो से अधिक शक्तियों के बीच अपनी सुरक्षा हेतु आपसी समझौता, लेकिन तकनीकी अर्थों में और भारत में प्रभाव के आधार पर इसका अर्थ बदल जाता है और अब वह विवशता पूर्वक किसी श्रेष्ठ शक्ति की सहायता लेना हो जाता है। सहायक संधि के द्वारा अब रियासतों की वास्तविक संप्रभुता का हनन किया जाने लगता है। रियासतों की वास्तविक संप्रभुता का हनन किया जाने लगता है। वैसे तो प्रथम सहायक संधि 1765 में अंग्रेजों ने अवध के नवाब से ही कर ली थी। प्रथम सहायक संधि 1765 में अंग्रेजों ने अवध के नवाब से ही कर ली थी, जब उनकी सुरक्षा के बदले धन वसूला गया, किंतु इसकी वास्तविक शुरुआत 1798 से होती है। सहायक संधि की वास्तविक शुरुआत 1798 से होती है, लेकिन अवध के नवाब से प्रथम सहायक संधि 1765 में हुआ। सहायक संधि का व्यापक प्रयोग जो है वेलेस्ली द्वारा किया गया। विशिष्ट रूप से प्रवर्तित सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य थे हैदराबाद 1798 व 1800, मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, बरार के भौसले 1803, सिंधिया 1804, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी तथा भरतपुर। सहायक संधि का व्यापक रूप से प्रयोग वेलेस्ली ने किया और सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य थे हैदराबाद 1798 व 1800, मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, बरार, भौसले 1803, सिंधिया 1804, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी और भरतपुर। सहायक संधि की विशेषताएं: वह देशी रियासत जो सहायक संधि स्वीकार करेगी कंपनी की स्वीकृति के बिना अपने राज्य में शत्रु राज्य के व्यक्ति को शरण या नौकरी नहीं देगी। वह देशी रियासत जो सहायक संधि स्वीकार करेगी कंपनी की स्वीकृति के बिना अपने राज्य में शत्रु या राज्य के व्यक्ति को शरण या नौकरी नहीं देगी। अपने राज्य में शत्रु या राज्य के व्यक्ति को शरण या नौकरी नहीं देगी कंपनी की अनुमति के बिना। देशी रियासत कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से युद्ध, संधि या मैत्री नहीं कर सकेगी। देशी रियासतों की रक्षा के लिए कंपनी वहां अपनी सेना रखेगी। कंपनी जो है उसकी रक्षा के लिए अपनी सेना रखेगी, जिसका खर्च उस रियासत को ही उठाना पड़ेगा। उसी के खर्च पर कंपनी जो है अपनी सेना रखेगी उसकी रक्षा के लिए। नकद धनराशि या राज्य का कुछ इलाका सेना के खर्च के लिए कंपनी को सौंपना पड़ेगा, कुछ राशि देना पड़ेगा कंपनी को। देशी रियासत शासन प्रबंधन के लिए अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखेगी। देशी रियासतें जो हैं शासन प्रबंधन के लिए अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखेगी। भारतीय नरेशों के आंतरिक शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। भारतीय नरेशों के आंतरिक शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। कंपनी राज्यों की आंतरिक बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा करेगी। सहायक संधि से कंपनी को लाभ: कंपनी के लिए सहायक संधि एक वरदान सिद्ध हुई। कंपनी के लिए सहायक संधि एक वरदान सिद्ध हुई। सहायक संधि से कंपनी को निम्नलिखित लाभ हुए। देशी रियासतों से फ्रांसीसियों का प्रभाव पूर्णतः समाप्त हो गया। देशी रियासतों से फ्रांसीसियों का प्रभाव पूर्णतः समाप्त हो गया क्योंकि फ्रांसीसियों को वहां नियुक्ति का अवसर प्राप्त नहीं हो सकता था कंपनी का प्रभुत्व भारत में स्थापित हो गया। कंपनी की प्रतिष्ठा एवं शक्ति में वृद्धि हुई। सहायक संधि प्रणाली के अंदर कंपनी को भारतीय राज्यों के खर्चे पर एक विशाल सेना की प्राप्ति हुई। इस प्रणाली से कंपनी के विरुद्ध फ्रांसीसियों द्वारा रची जाने वाली साजिशों को पूर्णतः विफल करने में सफलता मिली। अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय राज्य कोई संघ नहीं बना सकते थे। कंपनी का सामरिक महत्व के स्थानों पर भी नियंत्रण स्थापित हो गया। कंपनी भारतीय राजाओं के आपसी विवादों में मध्यस्थ बन गई। सहायक संधि के फलस्वरूप कंपनी की साम्राज्यवादी सीमाएं काफी बढ़ गईं। इस संधि के द्वारा देशी राज्य कंपनी का संरक्षण स्वीकार कर संतुष्ट हो गए, जिससे कंपनी के विरुद्ध बढ़ती शत्रुता की भावना को नियंत्रित करने में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। सहायक संधि का देशी रियासतों पर प्रभाव: सहायक संधि प्रणाली जहां एक और अंग्रेजी साम्राज्य के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ, वही देशी राज्यों को इस प्रणाली ने अत्यधिक हानि पहुंचाई। सर टॉमस मुंडो के शब्दों में, देशी रियासतों ने अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र अथवा वह सब जो देश की प्रतिष्ठित बनाते हैं उन्हें बेचकर सुरक्षा मोल ले ली। सर टॉमस मुंडो के शब्दों में, देशी रियासतों ने अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र अथवा वह सब जो देश को प्रतिष्ठित बनाते हैं उन्हें बेचकर क्या ले ली? सुरक्षा मोल ले ली। निःशस्त्रीकरण एवं विदेश नीति पर कंपनी की सर्वोच्चता स्वीकार कर देशी रियासत के शासक नाम मात्र के शासक बनकर रह गए एवं उनकी सार्वभौमिक शक्ति समाप्त हो गई।
सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य शीघ्र ही दिवालिया हो गए। अंग्रेजों की धन की मांग निरंतर बढ़ती चली गई, जिससे जिसे देने में राज्य सक्षम नहीं थे। फलतः रियासतों का अत्यधिक कर्ज का बोझ बढ़ता चला गया। सेना पर अत्यधिक व्यय होने के कारण देशी रियासतों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। वे सेना का खर्च उठाने में असमर्थ सिद्ध होने लगे, जिसका परिणाम यह हुआ कि देशी रियासतों को अपने बहुत बड़े प्रदेश से हाथ धोना पड़ा। संरक्षित राज्यों के सैनिक बेरोजगार हो गए। संरक्षित संरक्षित राज्यों के सैनिक बेरोजगार हो गए क्योंकि उन्हें सेना रखने का अधिकार नहीं रहा। संबंधित राज्य ब्रिटिश कंपनी पर निर्भर हो गए। वह अतः प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व की भावना समाप्त हो गई। फलतः प्रजा के विद्रोह के भय से अभी तक जो राजा उत्तरदायित्व महसूस करते थे, अब ब्रिटिश की सुरक्षा छत्र प्राप्त होने से विद्रोह का भय भी समाप्त हो गया। ऐसे में देशी शासक विलासी और कर्मण्य हो गए। देशी राज्यों की अर्थव्यवस्था कमजोर होने से हस्तशिल्प उद्योगों के पतन में तेजी आई, क्योंकि यही भारतीय शासक हस्तशिल्प वस्तुओं के संरक्षक एवं खरीदार थे। किंतु अब ब्रिटिश प्रभाव में आने के कारण वे संरक्षण देने में अक्षम हो गए। इस संधि के माध्यम से भारतीय नरेशों की बुद्धिमत्ता, साहस एवं सैन्य संगठन आदि कमजोर हुए, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय राज्य निरंतर पतन की ओर अग्रसर होते गए। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया। इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की। मूल्यांकन: सहायक संधि वास्तव में किसी भी राज्य की संप्रभुता को अधिकृत करने वाला दस्तावेज था, जिसके तहत राज्यों को स्वयं अपनी रक्षा करने का, कूटनीतिक संबंध स्थापित करने का, विदेशियों को नियुक्त करने का और यहाँ तक कि अपने पड़ोसियों के साथ विवादों का समाधान करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। निश्चय यह प्रणाली भारतीय राज्यों के लिए एक मीठा विष था। लॉर्ड डलहौजी की व्यक्तिगत सिद्धांत की नीति: 1848 से 56 का काल ब्रिटिश कालीन भारत के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण काल माना जाता है। इस काल में डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल रहा। वह बहुत ही सक्रिय प्रशासक था। उसने युद्धों और कूटनीतियों से भारतीय राज्यों पर अधिकार करके भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया। लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो नीति भारतीय राज्यों के प्रति अपनाई गई, वह उसके पूर्ववर्ती गवर्नरों और नीतियों से भिन्न थी। डलहौजी ने इस सिद्धांत पर कार्य किया कि जिस प्रकार भी संभव हो सके ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया जाए। व्यक्तिगत सिद्धांत: हड़प नीति का अभिप्राय: लॉर्ड डलहौजी ने अपने साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा के लिए विलय का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सहारा लिया। इस सिद्धांत के अनुसार अगर किसी सुरक्षा प्राप्त राज्य का शासक बिना स्वाभाविक उत्तराधिकारी के मर जाए, तो उसका राज्य उसके दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र को नहीं सौंपा जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत या हड़प नीति: लॉर्ड डलहौजी ने अपनी साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा के लिए विलय का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सहारा लिया। इस सिद्धांत के अनुसार अगर किसी सुरक्षा प्राप्त राज्य का शासक बिना स्वाभाविक उत्तराधिकारी के मर जाए, तो उसका राज्य उसके दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र को नहीं सौंपा जाएगा। ध्यातव्य हो कि भारत में गोद लेने की प्रथा प्राचीन काल से विद्यमान रही एवं धर्म एवं परंपरा दोनों में यह अधिकार सदैव रहा। लेकिन डलहौजी ने साम्राज्य विस्तार के लिए व्यक्तिगत सिद्धांत को नया हथियार बनाया, जिसके तहत उसने उत्तराधिकारी गोद लेने की प्रथा पर पाबंदी लगाई तथा संतानहीन शासकों के राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने का प्रयत्न किया। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया। प्रथम श्रेणी वे रियासतें थीं जो कभी भी ब्रिटिश शासक के अधीन नहीं रहीं, न ही वे कर देती थी, न ब्रिटिश शासक के अधीन थी, न कर देती थी। ऐसी रियासतों पर गोद लेने से कोई हस्तक्षेप नहीं था। ऐसी रियासतों पर गोद लेने से कोई हस्तक्षेप नहीं था। द्वितीय श्रेणी वे रियासत थी जो मुगल सम्राट अथवा पेशवा के अधीन थी, उन्हें कर देती थी, परंतु अब वे अंग्रेजों की अधीनस्थ थी। इस श्रेणी के राज्यों के शासकों के लिए यह व्यवस्था की गई कि वे उत्तराधिकारी गोद लेने के पहले सरकार की सम्मति प्राप्त करें। तृतीय श्रेणी वे राज्य थे जिनके निर्माण में ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष योगदान था। ऐसे राज्यों के शासकों के उत्तराधिकारी गोद लेने पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी गई थी। हड़प नीति का क्रियान्वयन: लॉर्ड डलहौजी ने अपनी हड़प नीति के आधार पर गोद लेने की प्रथा को अमान्य कर निम्नलिखित राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन कर दिया। सतारा 1848 डलहौजी की हड़प नीति का पहला शिकार सतारा था। सतारा के राजा अप्पा साहब ने अपनी मृत्यु से पूर्व एक बालक गोद लिया, परंतु डलहौजी ने उस उत्तराधिकारी को यह कहकर अमान्य करार दिया कि सतारा राज्य लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पुनः स्थापित किया था। सतारा राज्य जो था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पुनः स्थापित किया। जैतपुर और संभलपुर 1849 उड़ीसा में संभलपुर राज्य का शासक नारायण सिंह निसंतान मर गया। मृत्यु पूर्व वह कोई पुत्र गोद नहीं ले सका था, इसलिए विधवा रानी ने शासन प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया। लेकिन डलहौजी ने इसे अमान्य घोषित करते हुए संभलपुर तथा इसी दौरान बुंदेलखंड में स्थित जैतपुर को हड़प नीति के आधार पर 1849 में ब्रिटिश राज्य में मिला लिया।
डलहौजी ने आगे इसी नीति के तहत बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 के विलय कर लिया। बघाट सबसे पहले सतारा 1848, जैतपुर संभलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 का विलय भी कर लिया। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति से ब्रिटिश साम्राज्य सुदृढ़ एवं संगठित हुआ। भारत में ब्रिटिश कंपनी के राज्य की सीमाओं का अत्यधिक विस्तार हुआ। डलहौजी के इस साम्राज्य का विस्तार का नैतिक, न्यायिक और निष्पक्ष रूप से समर्थन नहीं किया जा सकता। अंग्रेजों ने सर्वोच्चता का अधिकार केवल शक्ति के आधार पर प्राप्त किया था। उसके पीछे कोई नैतिक या कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था। डलहौजी की हड़प नीति अनैतिकता, अत्याचार और स्वार्थ से परिपूर्ण थी। डलहौजी ने अपनी इस नीति से देश की प्रजा में असंतोष की भावना भर दी, जिससे ब्रिटिश विरोधी तत्वों को बढ़ावा मिला। परिणामतः डलहौजी के वापस जाते ही 1857 का विद्रोह फूट पड़ा। 1858 में ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ संघ की नीति अपनाई। देशी रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति। ब्रिटिश शासन की रियासतों के प्रति कोई अस्थायी नीति नहीं थी। हालांकि उन्होंने देश, काल एवं परिस्थिति के अनुसार राजनीतिक सर्वोच्चता को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियों का अनुसरण किया। विलियम ली वार्नर ने अपनी पुस्तक द नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया में रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति को 3 चरणों में वर्गीकृत किया है। घेरे की नीति, रिंग ऑफ फेंस 1765 से 1813। घेरे की नीति, रिंग ऑफ फेंस, कंपनी का राजनीतिक दृष्टि से यह शैशव काल था। घेरे की नीति, रिंग ऑफ फेंस 1765 से 1813, कंपनी का राजनीतिक दृष्टि से यह शैशव काल था। अतएव कंपनी ने सीमित उत्तरदायित्व राज्यों के प्रति हस्तक्षेप की नीति का अनुपालन किया। कंपनी का उद्देश्य अपने जीते हुए प्रदेशों के पास बफर स्टेट की स्थापना करना था। उदाहरण स्वरूप बंगाल को सुरक्षित रखने के लिए अवध के साथ संधि कर उसे बफर स्टेट बनाया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां मराठा आक्रमण का खतरा था। वारेन हेस्टिंग्स के समय अवध के मामले में हस्तक्षेप, रूहेला युद्ध, मराठा युद्ध, द्वितीय एंग्लो-मैसूर युद्ध आदि अंग्रेजों की हस्तक्षेप की नीति से विचलन को दर्शाता है। इसी प्रकार लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू के विरुद्ध तृतीय एंग्लो-मैसूर युद्ध लड़कर हस्तक्षेप की नीति का उल्लंघन किया। निष्कर्ष यह कहा जा सकता है कि इस काल में कंपनी ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए हस्तक्षेप की नीति का पालन किया, किंतु आवश्यकता पड़ने पर उसका उल्लंघन भी किया। अधीनस्थ पृथक्करण की नीति 1813 से 1858। इस काल में ब्रिटिश औद्योगिक नीति के तहत मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया, जिसके लिए राज्यों को अधीन बनाए जाने व उन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण की आवश्यकता थी। अतः हेस्टिंग्स के आगमन के साथ ही क्षेत्र विस्तार युद्ध की नीति का शुरुआत की गई। इस काल में मूलतः सहायक संधि जैसी नीति अपनाई गई, जिसमें राज्यों को ब्रिटिश सत्ता के अधीन अन्य राज्यों से उसके इस काल में मूलतः सहायक संधि जैसी नीति अपनाई गई, जिसमें राज्यों को ब्रिटिश सत्ता के अधीन कर एवं अन्य राज्यों से उनके संबंध विच्छेद कर देने का तत्व प्रमुख था, ताकि वे कंपनी के विरुद्ध संगठित न हो सके। इस काल में मराठों के साथ अलग अलग संधियां की गई तथा राजपूत राज्यों पर नियंत्रण स्थापित हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में कुप्रशासन के आरोप में भी राज्यों को मिलाया गया। डलहौजी के काल में साम्राज्य का विस्तार पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर हुआ, जिसमें बेबकस सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, प्रमुख रहा। अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1935। सन 1857 के विद्रोह से अंग्रेजों को इस बात का एहसास हो गया कि यह विद्रोह विलय रियासतों के प्रति अलगाव की नीति का परिणाम था। अतः अंग्रेजों ने ऐसी नीति का अनुसरण आवश्यक समझा जिसमें स्थानीय शासकों की वफादारी में सहयोग प्राप्त किया जा सके। अतः ऐसी नीति बनाई जिसमें भारतीय रियासतों को अलग न रखा जाए, बल्कि उन्हें भारतीय प्रशासन में श्रेष्ठ स्थान दिया जाए। महारानी विक्टोरिया की घोषणा के माध्यम से विलय की नीति का त्याग किया गया। कहा गया कि ब्रिटिश सरकार भारतीय रियासतों का विलय नहीं करेगी। ब्रिटिश सरकार जो है भारतीय रियासतों का विलय नहीं करेगी। इसके अतिरिक्त देशी नरेशों को गोद लेने का अधिकार लौटा दिया गया। अब अंग्रेजों की नीति यह थी कि कुप्रशासन के लिए शासकों को दंडित किया जाए या आवश्यकता पड़ने पर हटा भी दिया जाए, लेकिन राज्यों का विलय न किया जाए। सन 1876 में देशी रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता की वैधानिक रूप दे दिया गया। लॉर्ड लीटन ने महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया। ब्रिटिश सर्वोच्चता ने मुगल सर्वोच्चता का स्थान ग्रहण कर लिया। इस तरह से भारतीय रियासतें अंग्रेजों के अधीन हो गईं। इस काल में अधीनस्थता के साथ राजनीतिक एकीकरण की प्रवृत्ति उभर कर सामने आई। आधुनिक साधन जैसे रेलवे, डाकतार, सड़कें, प्रेस, शिक्षा व्यवस्था ने राजनीतिक एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार इस काल में ब्रिटिश सर्वोच्चता पूरी तरह स्थापित हो गई एवं भारतीय रियासतें ब्रिटिश शासकों के अधीन हो गए। समान संघ की नीति 1945 से 47।
इस समय तक भारतीय राष्ट्रवाद परिपक्व हो चुका था। राष्ट्रीय भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए अस्त्र के रूप में संवैधानिक सुधारों को लक्ष्य बनाया गया। इसी संदर्भ में 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ, जिसमें भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने की बात की गई, यद्यपि संघ अस्तित्व में नहीं आया। कालांतर में क्रिप्स मिशन, बेबेल योजना, कैबिनेट मिशन आदि के माध्यम से संवैधानिक सुधारों की बात की गई। माउंटबेटन योजना में ब्रिटिश सर्वोच्चता की समाप्ति की बात की गई। अंततः 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ और भारत से ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति हुई। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन डायआर्की सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों को दो प्रवर्गों में विभाजित करना। द्वैध सिद्धांत प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों को दो प्रवर्गों में विभाजन। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन लागू नहीं होता? दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, ये करता था। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, ये भी है। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना। भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, सी हो जाएगा। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? हैदराबाद के निजाम थे सहायक संधि स्वीकार करने वाले। निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी, उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम क्या होगा? हैदराबाद पहले किया था, फिर मैसूर, अवध, सिंधिया। हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया। सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी इंदौर का होलकर राज, सहायक संधि नहीं स्वीकार किया था। रिंग ऑफ फेंस की नीति वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है।